दोस्तों हम आ गए लेकर के फिर से आप लोग के लिए एक नया सा जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस दोस्तों आज का नया टॉपिक है। तो दोस्तों इसमें जो है 20 क्वेश्चन का जो है संग्रह है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना और वीडियो सफलतापूर्वक आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ये आपका जो नंबर दिया गया ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ व्हाट्सएप करके यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये है संबल गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु और दोस्तों बदवाना महाराष्ट्र में और बालासोर ओडिशा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों वो है ख बदवाना महाराष्ट्र। दोस्तों कहाँ है दोस्तों? बदवाना महाराष्ट्र। तो चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं साथ साथ। तो दोस्तों ये रहा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बदवाना महाराष्ट्र में देश का नया बंदरगाह बनाने का मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है ये नया बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के पास। तो यह बाधवन पोर्ट की अनुमति लगभग 65,000 करोड़ से अधिक आंकी गई है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले फैक्ट के पास। तो महाराष्ट्र में बर्धमान पोर्ट की स्थापना के बाद भारत के दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देश की सूची में शामिल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में जो दोस्तों भारत के किस शहर में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये सर्टिफिकेट होगा। तो हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो दोस्तों किसको मिला है? जयपुर को मिला है, आगरा को मिला है, हैदराबाद को या ग्वालियर को? किसको मिला है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये जो मिला है वो मिला है किसको? जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया। किसको दोस्तों? तो जयपुर को दिया गया। तो दोस्तों इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। क्या है इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट? जयपुर राजस्थान। क्या दोस्तों? जयपुर राजस्थान। इस शहर की स्थापना वर्ष 1727 में राजा जय सिंह ने की थी। तो दोस्तों जयपुर राजस्थान इस शहर की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? 1727 ईस्वी में राजा जय सिंह ने की थी। दोस्तों इसका अगला पॉइंट देखते हैं। यह शहर अपना स्थापत्य काल के कारण पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले फैक्ट के पास। यूनेस्को। ये क्या दोस्तों? यूनेस्को। अगला फैक्ट क्या? यूनेस्को। तो दोस्तों देखिए यूनेस्को का जो पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो दोस्तों यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो क्या? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। दोस्तों यूनेस्को की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला फैक्ट है इसका भारत सदस्य बना कब? दोस्तों तो 1946 में जो है यूनेस्को का सदस्य बना भारत कब? 1946 में। तो दोस्तों अगला फैक्ट ये है यूनेस्को का वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है दोस्तों? आंद्रे अजोले हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो है अभी यूनेस्को के अध्यक्ष जो है आंद्रे अजोले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों राम मंदिर का जो है ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये देखिए ऑप्शन है आपके पास, कमलेश्वर चौपाल को बनाया गया है या कि के पराशरन को बनाया गया है या दोस्तों हेमंत दिनेंद्र दास को बनाया गया है या डॉक्टर अनिल शर्मा को बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है दोस्तों आपके पास ग के पराशरन जो है सूर्य मंदिर
राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रासरन को बनाया गया, के प्रासन को बनाया गया। तो दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि जो है दोस्तों एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। अयोध्या में जो है दोस्तों राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस ट्रस्ट का जो नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से वो जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों इनका जो है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मुहिम पोर्टल है एक है, दूसरा जो दोस्तों सुनवाई पोर्टल है, तीसरा है दोस्तों संतुष्ट पोर्टल है और जागरूक पोर्टल है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपके सामने ख संतुष्ट पोर्टल का निर्माण किया गया। तो दोस्तों देखते हैं इनका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है। तो दोस्तों ये रहा केंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु संतुष्ट पोर्टल नाम की एक पोर्टल लॉन्च की है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले तथ्य की ओर, अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। तो पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। तो दोस्तों इससे दो काम हो रहा है, जो कि कर्मचारी की भी निगरानी की जा सकती है इससे। तो दोस्तों चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। अगले जो है वो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री है वो कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको कोरोना से रिलेटेड है। दोस्तों कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोरोना वायरस की मामले की जब पुष्टि हुई तो होने के बाद जो है भारत के किस राज्य के द्वारा जो है राजकीय आपदा घोषित किया गया। तो दोस्तों राजस्थान के द्वारा हुआ या उड़ीसा के द्वारा हुआ या मध्य प्रदेश के द्वारा या केरल के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो है केरल के द्वारा जो है राजकीय आपदा घोषित की गई। तो दोस्तों चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके, वो भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के केरल राज्य द्वारा राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई। तो दोस्तों देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ के। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेल किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों भारतीय रेल जो है वो सबसे लंबा कौन सा ब्रिज दोस्तों, तो वो है पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। दोस्तों कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या मणिपुर। तो दोस्तों ये मणिपुर में कौन सा दोस्तों, तो पियर ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं जो कि सबसे लंबे हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा कि भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। दोस्तों इस पुल की जो कुल लंबाई है 703 मीटर है। किस पुल की लंबाई दोस्तों, पियर ब्रिज की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों, 703 मीटर। इसमें दोस्तों पुल को धारण करने वाले पीएसए का निर्माण हाइड्रोलिक वर्मा के साथ किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं इससे रिलेटेड आपको तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है मेघालय का, तो वो दोस्तों देखिए सत्यपाल सिंह को किया गया है या गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया या भगत सिंह कोश्यारी को किया गया या फग्गू चौहान को। तो दोस्तों ये तो संभव ही नहीं है कि फग्गू चौहान, भगत सिंह कोश्यारी भी नहीं संभव है दोस्तों। तो दोस्तों ये
गिरीश चंद्र मुर्मू भी नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो देखिए दोस्तों, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में हाल ही में मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ये शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री, एक मिनट दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। कॉनराड संगमा कौन है दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए, किसके लिए दोस्तों, तो बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो वो कौन है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं हम अगले इनके पॉइंट देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। तो नेपाल दोस्तों, रूस है, जापान है और चीन है। तो दोस्तों इनके जो हो जाएंगे वो चीन दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं दोस्तों, चीन के द्वारा बांग्लादेश के जो है हेलो नदी परियोजना के लिए जो दोस्तों वो चीन $1 बिलियन का जो है इसमें कर्ज दे रहा है। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश को की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। दोस्तों चीन बहुत दिमाग का तेज है, देखते हैं कर्ज दे के चाहता है इसको पूरा हपिया लिया जाए। उसका देखिए दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि तीस्ता नदी का जो है उद्गमन रस्सोलामो भारत में है। तो दोस्तों तीस्ता नदी का जो है उद्गमन रस्सोलामो भारत में है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट जो है इनका, यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। कौन सा नदी दोस्तों, तो तीस्ता नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर के गुजरती है। तो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को, तो दोस्तों जो अभी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया वो पहले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक थे। तो दोस्तों इसमें से देखते हैं कौन कौन है। तो ऋषि कुमार शुक्ला है, उसके बाद राकेश अस्थाना है, उसके बाद NK सिंह है और जावेद अहमद भी है। तो दोस्तों इनमें से कौन नियुक्त हुए हैं, बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं जो कि पहले सीबीआई में थे। तो वो दोस्तों हैं कौन, राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका जो है अगला पॉइंट वो भी देख लेते हैं। बीएसएफ का पूरा नाम सीमा सुरक्षा बल है। तो दोस्तों बीएसएफ का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो वो सीमा सुरक्षा बल है। तो दोस्तों अगला इनका जो देखते हैं पॉइंट वो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बीएसएफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो वो नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सीबीआई का नाम 1963 ईस्वी में दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीआई का जो नामकरण हुआ था वो कब किया गया था। तो दोस्तों 1963 में जो है सीबीआई का नामकरण किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये उनका जो है अंतिम फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि सीबीआई जो है किसके अधीन कार्य करती है, तो वो सीबीआई के मतलब सीबीआई जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये भी निकल के आ रहा है कि सीबीआई किन के अधीन काम वर्क करते हैं, तो गृह मंत्रालय के अधीन वर्क करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है दोस्तों वो कौन से स्टेशन का नाम बदलकर बनारस, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं दोस्तों इनके जो अगले ऑप्शन है वो उस पर आते हैं। तो वह दोस्तों तारी घाट रेलवे स्टेशन, यह है पहला। दूसरा दोस्तों मुंडआडीह रेलवे स्टेशन और अमौसी रेलवे स्टेशन और
बलरामपुर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसमें से किसका नाम बदलकर जो है वो रखा जाएगा, तो यह है दोस्तों मुंडआडी रेलवे स्टेशन का नाम रख के बनारस किया जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुंडआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों बनारस रखा जाएगा। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में मुंडआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दे दी है। किसके द्वारा दोस्तों, तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों इसका जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कौन सा रेलवे स्टेशन था, मुंडआडी रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम बदलकर बनारस रखा जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 90 वर्ष की उम्र में एक गायक है जिनका निधन हो गया। तो ये गायक कौन है दोस्तों, पंडित जसराज है, या बिरजू महाराजा है, या अरुण भादुड़ी है, या दोस्तों भीमसेन जोशी है। तो दोस्तों 90 वर्ष की उम्र में जो गायक का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, वो कौन है दोस्तों, तो पंडित जयराज है। तो दोस्तों पंडित जयराज इनका सही आंसर हो गया, ये तीनों गलत है दोस्तों। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी दोस्तों देख लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जयराज का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों निधन कहाँ पे हुआ, अमेरिका में। कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों, तो 90 वर्ष की उम्र में। ये दोस्तों इस गायक का जो नाम क्या था दोस्तों, तो पंडित जयराज। तो दोस्तों चलते हैं इनके अगले पॉइंट की ओर। ये रहा अगला पॉइंट इनका दोस्तों, उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किन्हें दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो गायक पंडित जसराज को। दोस्तों इनका जो निधन हो गया कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो अमेरिका में। कितने वर्ष की उम्र में, तो दोस्तों 90 वर्ष की उम्र में। और इसे वर्ष 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, लाल बाग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लाल बाग जो है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं, इलाहाबाद में है, बेंगलोर में है, या आगरा में है, या जयपुर में है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो बेंगलोर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर हो जाएगा। तो लाल बाग कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बेंगलोर में। ये गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों लाल बाग बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में। तो दोस्तों इनके कुछ देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ के। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों बिहार दरोगा के लिए ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपके लिए उठाया गया है। इसी तरह हम अलग अलग प्रकार के वीडियो में अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों देखते हैं सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, या 10 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 अप्रैल को जो है वो क्या मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम वो भी चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों जिस दिन सिविल सर्विसेज का जो क्या हुआ था दोस्तों, सिविल सर्विसेज का दिवस मनाया गया था, उसी दिन जो है दोस्तों लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में कौन एक शासक था। तो जिस समय दोस्तों सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे जिस समय दोस्तों सिकंदर ने हमला किया, उस समय उत्तर भारत ने पर जो है किस राजवंश में
मतलब कौन एक शासक था दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ वहाँ पे उस समय में जो है कौन शासक थे। तो दोस्तों पहला है नंद, दूसरा शंगु, तीसरा मौर्य, चौथा कण्व। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे नंद। तो दोस्तों सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से कौन एक शासक था, तो नंद वंश उस समय एक शासक था उत्तर भारत के। तो देखते हैं दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। बढ़ते हैं दोस्तों उनके अगले पॉइंट की ओर। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो दोस्तों इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन भी था, जो सिकंदर का क्या था दोस्तों, समकालीन था। तो चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की ओर। भद्रशाल उनका जो है सेनापति था। तो भद्रशाल जो है वो कौन थे, तो वो उनके सेनापति थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं इनके अगले फैक्ट की ओर। ये रहा उनका आखिरी और अंतिम फैक्ट दोस्तों। इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। तो इसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा है दोस्तों, तो अग्रमीज कहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया। तो दोस्तों कंबोडिया के प्रसिद्ध शासक अंकोर वाट बनाया दोस्तों, तो वो थे अंतवर्मन पहले, दूसरे थे सूर्यवर्मन फर्स्ट और सूर्यवर्मन सेकंड, और दोस्तों चंद्रवर्मन। तो दोस्तों इनका जो आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, तो ये सूर्यवर्मन 2 बन जाएंगे। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों कंबोडिया के जो शासक है सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का जो मंदिर बनाया था। तो अंकोर वाट का मंदिर, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके लिए कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इन्हें बनवाया था। दोस्तों इनका अगला फैक्ट है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। तो दोस्तों अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, कौन सा मंदिर है दोस्तों, तो विष्णु मंदिर है। तो विष्णु मंदिर है जो सबसे विशाल मंदिर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर ने तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों बाबर के द्वारा जो तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, फारसी में लिखी गई थी, उर्दू में लिखी गई थी, या तुर्की में, या दोस्तों अरबी में। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो तुर्की में लिखे थे। किस में लिखे थे दोस्तों, तुर्की में लिखे थे। क्या लिखे थे दोस्तों, तो तुजूक ए बाबरी वो लिखा गया था तुर्की में। तो दोस्तों इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों बाबर ने आत्मकथा तुजूक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। दूसरा दोस्तों इनका पॉइंट है बाबर ने तुजूक ए बाबरी में भारत के राजनीतिक, जलवायु, जीव जंतु आदि विषय पर भी लिखा है। दोस्तों अगला इनका जो पॉइंट है वो देख लीजिए। तुजूक ए बाबरी ने बाबर कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक माना है। तो सबसे शक्तिशाली किसको माना है शासक दोस्तों, तो वो माना है कृष्णदेव राय को। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अबरक किस राज्य में बहुयात, यहाँ पर दोस्तों कुछ छूट गया है कि अबरक किस राज्य में बहुयात मात्रा में पाया जाता है। तो अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, वह पश्चिम बंगाल में, बताइए दोस्तों, झारखंड में, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में। तो दोस्तों इस झारखंड में जो है बहुयात मात्रा में क्या पाया जाता है, अबरक पाया जाता है। तो दोस्तों इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो अबरक झारखंड राज्य में बहुयात मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों अबरक विश्व का लगभग 90% भारत उत्पाद करता है। तो अबरक जो है दोस्तों विश्व में 90% कौन उत्पाद करता है दोस्तों, तो वो भारत करता है। तो दोस्तों इनके कुछ अगले पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। तो अबरक रंग, सजावट, दवा आदि में उपयोग लाए जाते हैं। तो दोस्तों अबरक का जो उपयोग हम किस के लिए कर सकते हैं, तो हम दोस्तों रंग के लिए कर सकते हैं, सजावट के लिए कर सकते हैं, दवा आदि में उपयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों, तो वो अबरक का। दोस्तों अगला इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अबरक चमकीली पदार्थ होती है। अबरक कैसी पदार्थ होती है दोस्तों, तो यह चमकीली पदार्थ होती है और इसमें परतदार भी होते हैं, ये परतदार भी होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग में जाती है, प्रयोग की जाती है किसके लिए दोस्तों, एंटीपायरेटिक्स
रेटिक्स जो है दवाएं दोस्तों ये प्रयोग की जाती है किसके लिए, तो संवेदना को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, या शरीर के ताप को घटाने में, या घाव को धोने में। तो दोस्तों एंटीपायरेटिक्स जो दवाएं होती है उनका हम प्रयोग करते हैं शरीर के ताप को घटाने के लिए। शरीर के ताप को घटाने के लिए हम दोस्तों एंटीपायरेटिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति है जो वो पहला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, मेसोजोइक में हुई थी, या डिबोनियम में हुई थी दोस्तों, प्रीकैम्ब्रियन में हुई थी, या दोस्तों सिनोजोइक में हुई थी। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों सिनोजोइक में हुई थी। तो दोस्तों इनके कुछ तथ्य हम वो भी चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से ये क्वेश्चन दोहरा देते हैं दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति दोस्तों ये हम गलत कर दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जीवन की उत्पत्ति जो दोस्तों हुई थी वो हुई थी प्रीकैम्ब्रियम में हुई थी दोस्तों। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। इसे प्रोटीजोरोइक युग भी कहते हैं दोस्तों, और इसे पोलियोजोइक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटीरोजोइक और पोलियोजोइक भी हम कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों आज का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा कि भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर या सिक्किम। तो दोस्तों किस भारत के किसी राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर या सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो होगा सिक्किम जो है नेपाल से सीमा साझा करती है दोस्तों। इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी हम देख लेते हैं वो। और उनके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य की सीमाएं भी नेपाल से सीमा साझा करती है। तो दोस्तों आज के लिए यह इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।